जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। लखनऊ में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑफ चीफ जस्टिसेज ऑफ वर्ल्ड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया और न्यायपालिका विधि व्यवस्था पर वैश्विक संवाद में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के अनेक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे और उन्होंने न्याय में नवाचार, डिजिटलीकरण व न्याय सुलभता पर चर्चा की। आयोजन ने न्याय के नए आयाम विषय को मुख्य रूप से चुना और देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन को जनहितैषी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड समय में मामले निपटाने के प्रयासों की जानकारी दी। तो अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब फर्टिलाइजर विक्रेता अपनी दुकान से बाहर किसानों को खाद नहीं बेच सकेंगे। इससे किसानों को राहत मिलेगी क्योंकि बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी और कालाबाजारी के मौके कम होंगे। कृषक नेताओं का कहना है कि इससे खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मूल्य नियंत्रण भी बेहतर होगा। ये कदम खाद व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में माना जा रहा है। सरकार ने बताया है कि दुकानों में बिक्री रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मॉनिटर किए जाएंगे और किसी भी उल्लंघन पर दुकानदार को दंड का सामना करना होगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। यूपी में स्वास्थ्य संस्कार में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आयुष्मान योजना के अंतर्गत बरेली जिले को हेल्थ केयर रिफॉर्म्स प्लान के रूप में चुना गया है, जहां अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार होगा। इस प्रयास का उद्देश्य है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना और अस्पतालों की बिस्तरों व विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि दूरदराज इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य यूनिटों का संचालन भी शुरू होगा। इस पहल से मरीजों को डायग्नोस्टिक सेवाएं पास उपलब्ध होंगी और ट्रैवल लागत कम होगा। और एक अपडेट देखिए। यूपी सरकार ने मील स्कीम की घोषणा की है, जहां स्कूल स्तर पर बच्चों को गर्म खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल पोषण व शिक्षा दोनों को बढ़ावा देने की दिशा में है। खाना पान का बेहतर विकल्प देने से स्कूलों में उपस्थिति और बच्चों की क्षमता में सुधार हो सकता है। योजना के तहत स्थानीय किचन सेटअप होंगे, सुरक्षा व पोषण मानक लागू किए जाएंगे। इसके लिए बजट व संसाधनों का प्रावधान पहले ही किया गया है। तो एक और अपडेट देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती तथा कुछ अर्थव्ययों में निवेश प्रवाह में कमी इसकी वजह बनी है। 20 नवंबर को विशेष रूप से इन धातुओं की कीमतों में बड़ी कमी देखी गई और इन्वेस्टर्स व ज्वेलर्स दोनों में चिंता बढ़ी है। विश्लेषकों ने कहा है कि यह सिर्फ स्थानीय कारण नहीं बल्कि ग्लोबल फैक्टर्स का असर है। चलिए दोस्तों, वहीं अगला अपडेट देखिए। लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने कोहरे और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है, क्योंकि तापमान में गिरावट की संभावना है और सुबह सवेरे विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। ये ठंड विशेष रूप से उन लोगों के लिए चुनौती बन सकती है जो बाहर काम करते हैं या यात्रा करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि नमी और शांत हवा के मिला जुला प्रभाव कोहरा बना सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुबह शाम के समय बाहर निकलने में सावधानी बरतें और जरूरत हो तो गर्म कपड़े पहनें। ट्रैफिक विभाग ने भी कोहरे के समय ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। तो अगला अपडेट देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यूजी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। CBT 1 की मेरिट लिस्ट, कट ऑफ और स्कोर कार्ड अब ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है। ये घोषणा उन हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने लंबे समय से इंतजार किया था। मेरिट लिस्ट में शामिल घोषित किए गए उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया जैसे CBT 2 और दस्तावेज सत्यापन की सूचना जल्दी मिलेगी। सफल अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें और अगले चरण की तैयारी में जुट जाएं। इस परिणाम से रेलवे जॉब के रास्ते और अधिक स्पष्ट हुए हैं। दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। पिछले दिनों स्मार्ट मीटर की समस्याओं के चलते कई उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन काटने की बात कही थी। मीटर गलत रीडिंग दिखा रहे हैं और बिल भी असामान्य तरीके से आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह तकनीकी गड़बड़ी सिर्फ मीटर की समस्या नहीं बल्कि बिलिंग सिस्टम में खराबी को दर्शाती है। बिजली विभाग ने ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। इसके लिए मीटर रीडिंग की समीक्षा और तकनीकी सर्वे शुरू किया गया है। उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी मीटर रीडिंग की फोटो रखें और मासिक बिल की तुलना पिछले महीनों से करें। और एक अपडेट देखिए। अकबरनगर में रहने वाले लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म भरा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका वोटर नामांकन पिछले मतदाता सूची में शामिल नहीं था। यह इलाका अनधिकृत बस्ती है और उन्होंने बुलाया है कि बूथ लेवल अधिकारी उन्हें सही स्थान पर वोटर लिस्ट में शामिल करें। बूथ लेवल अधिकारी को संपर्क करने का रास्ता भी बताया गया है और निवासियों ने अपना पत्ता और पहचान दस्तावेज जमा किए हैं। ये कदम वोटिंग अधिकार सुनिश्चित करने की उनकी मांग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चलो एक और अपडेट देखिए दोस्तों। आजमगढ़ में एक सहायक शिक्षक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि उस पर आरोप है कि वो बिना अनुमति विदेश में रहा और फिर वापस आकर नौकरी कर रहा था। यह मामला शिक्षा विभाग और प्रशासन दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला अधिकारियों ने बताया है कि जांच में ये देखा जा रहा है कि क्या उसकी गैर रिहायशी अवधि में वेतन जारी किया गया था या नहीं। शिक्षक संघ का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए तो ये गंभीर अनुशासनात्मक विवाद होगा। इस मामले में कार्रवाई कर दृष्टिकोण साफ सुथरा करने की तैयारी की जा रही है। तो और एक बड़ा अपडेट देखिए। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे अपनी सभी संपत्तियां और जायदाद दिल्ली में स्थित
बचत घर के अलावा जन स्वराज पार्टी को दान कर देंगे और अपनी आय का 90% पार्टी की दिशा और कार्यक्रमों में खर्च करेंगे। ये कदम उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक आदर्शों को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि ये दान उन्हें जनता की सेवा और समानता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब खबर देखिए। मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ डायलॉग जरूरी है जो अनियमितता और अराजकता का माहौल बना रहे हैं। वो बोले कि न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवाद ही सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि अराजकता के खिलाफ सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही नहीं बल्कि वैचारिक और संवादात्मक प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। इस विचार के साथ उन्होंने न्यायपालिका, प्रशासन और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करने का आह्वान किया। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश के लगभग 69 लाख पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील भेजी है, जिसमें उन्होंने 8वें पे कमीशन की मांग को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से मौजूदा पेंशन पर्याप्त नहीं रह गई है। कई संगठनों ने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बढ़ती दवाइयों, किराए और रोजमर्रा के खर्च ने जीना मुश्किल कर दिया है। इस अपील में ये भी कहा गया है कि 7वें पे कमीशन के बाद से अब तक बड़ी समीक्षा नहीं हुई, जबकि खर्च काफी बढ़ चुका है। पेंशनर्स लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार उनकी इस मांग पर जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। विशेषज्ञों ने भी माना है कि आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पूर्वांचल के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर एक नई स्कीम 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके तहत करीब 58 लाख से अधिक कनेक्शनों पर बकाया बिजली बिलों में 26,576 करोड़ रुपए तक का समाधान दिया जाएगा। बिजली विभाग ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के ऊपर वर्षों से बकाया था, उन्हें आसान विकल्प देकर क्लियरेंस का मौका दिया जाएगा। इस स्कीम से ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि जल्द ही हर जिले में कैंप लगाकर लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाएगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पहली तारीख से शुरू होने वाली प्रक्रिया में समय से हिस्सा लें, ताकि उन्हें अधिकतम राहत मिल सके। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। IITF 2025 में उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर युवा विकास मॉडल की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि सरकार ने इस बार स्किल, स्टार्टअप और युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे कई उद्यमियों ने यूपी के मॉडल को प्रभावी और जमीन से जुड़ा हुआ बताया है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जिस स्पीड से राज्य में नए उद्योग और निवेश आ रहे हैं, उससे युवाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा अवसर बन रहे हैं। IITF में उत्तर प्रदेश का डिजिटल और उद्योग आधारित मॉडल युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन से राज्य में निवेश बढ़ाने का बड़ा संदेश गया है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ में चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 प्राइवेट वाहनों को पकड़ा, जिनका इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जा रहा था, जबकि इन गाड़ियों के पास न कोई कमर्शियल परमिट था और न ही कोई वैध दस्तावेज। कार्रवाई में 59 गाड़ियां सीज कर दी गयी और ड्राइवरों से पूछताछ भी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिट चलने वाली टैक्सियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, इसलिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस चेकिंग अभियान का मकसद शहर में अवैध कमर्शियल वाहनों को रोकना है। ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई और तेज की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भीड़ की संभावना है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित हैं। पुलिस और प्रशासन ने पूरे रूट पर भारी फोर्स तैनात की है, ताकि किसी तरह की सुरक्षा चूक न हो। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए जाएंगे, ताकि शहर में आवाजाही सुचारू बनी रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरे इलाके में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि हर संवेदनशील पॉइंट पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग भी रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले महिलाओं की कार्य भागीदारी सिर्फ 15% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 35% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा, स्किल और रोजगार की नीतियों को तेजी से लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अभी और नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका यूपी के विकास मॉडल को और मजबूत बना रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में CJIBR गवई भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। उन्होंने अपने भाषण में न्यायपालिका की चुनौतियों और जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया। गवई ने ये भी कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीशों और वकीलों ने उनके योगदान की सराहना की। माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल के कई महत्वपूर्ण फैसले आने वाले वर्षों तक मिसाल के रूप में याद किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 710 पोस्ट पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इन भर्तियों से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी दूर होगी। उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार अलग अलग पोस्ट पर आवेदन करने का मौका दिया गया है। विभाग का कहना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई तैनाती से मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी जल्द तय की जाएगी। सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है और यह भर्ती उसी दिशा में बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।